ठीक है। बेस्ड ऑन ये जो यूनिट सेल्स है ना, 3 टाइप के जो हमारे यूनिट सेल्स थे, प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस, इसके बेसिस पे ना एक तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, पहले वो देखते हैं, फिर अपन आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है ना। लिखो एक क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, a compound formed by elements, तानिया, वंशिका, माही क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी? यस सर। A compound formed by elements A and B, दो एलिमेंट होंगे A and B, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, has a cubic structure, has a cubic structure, has a cubic structure, has a cubic structure, मतलब उसका यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या है? क्यूबिक। तभी तो वो क्यूब 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 मिलके पूरा ओवरऑल क्रिस्टल भी क्यूबिक बनेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे? क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? एक क्यूब उसका यूनिट सेल है, तब तो क्यूब 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 बढ़ के बड़ा सा क्यूब बनेगा, जिसको अपन क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच A atoms are at the corners, A atoms are at the corners, A atoms are at the corners of the cube, A atoms are at the corners of the cube, and B atoms are at the face, and B atoms are at the face centers. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना। A compound formed by elements A and B has a cubic structure, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्यूबिक है, जिसमें कॉर्नर्स में, in which A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face centers. मतलब FCC है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ये। क्या है ये? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC यूनिट सेल। मतलब इसमें एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे? एट द कॉर्नर्स प्लस हर फेस के सेंटर पे। क्लियर है? ओके, फुल स्टॉप। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वंशिका एंड सानिया, एम आई ऑडिबल? आप लोग की आवाज नहीं आई मुझे अभी तक। यस सर। ओके, क्वेश्चन लिख लिए ना आप तीनों भी? क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब क्या होगा देखो, आप उस दिन मेरे से वैलेंसी का भी क्वेश्चन पूछा करें, यहाँ वैलेंसी का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब नो डाउट। देखो, अगर आपका एक क्यूबिक सिस्टम है लाइक दिस, जहां पे यहाँ पे आपके जितने भी एटम्स है ना, ये एटम ए है, ए ए ए ए ए ए ए और ये, समझ रहे? 8 एटम्स है कहने को, और हमें पता है सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। आ रहा है? ये तो पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, आज भी अपन रिवाइज किए। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ऐसे 8 एटम है, तो एक्चुअली में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? मात्र 1, ओनली 1। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक ए जो है वो एक ही है। ठीक है, ए कितना है? एक ही। ठीक, भले 8 ए दिख रहे हैं, बट हर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो कैंसिल होके आपको एक ही ए मिलेगा। ठीक है, और ना बी कहां पे है? फेस के सेंटर में। ये आपका पहला भी होगा फ्रंट फेस के सेंटर में, ये दूसरा भी बैक फेस के सेंटर में, यहाँ पे तीसरा भी होगा, यहाँ चौथा भी होगा, यहाँ पांचवा भी होगा, और एक छठवां। समझ गए? कहने को 6 बी है, बट हमें पता है कि ये वाला जो बी है ना, ये ऊपर रखे हुए क्यूब का भी पार्ट होगा। ये जो बी है, ये राइट साइड में एक जो क्यूब होगा उसका भी पार्ट होगा। ये जो सामने एक बी है, इसके सामने एक क्यूब जो रखा होगा उसका भी पार्ट होगा। और ये जो साइड में आपका बी है, ये यहाँ पे जो एक क्यूब रखा होगा उसका पार्ट होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? जो नीचे भी है, इसके नीचे एक क्यूब रखा होगा उसका भी पार्ट होगा वो। तो सब में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ ही होगा। तो बी के आपके एटम कितने हैं? कहने को 6 एटम्स है, बट सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। यहाँ पे आपके 8 एटम थे, बट सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। तो आपका कैंसिल होकर आपको एक ही मिला था, और ये कैंसिल होकर आपको बी कितने मिलेंगे? 3। तो अपन लिखते समय फॉर्मूला कैसे लिखते हैं?
समझ में आ रहा है? आपके उस फॉर्मूला, आपके उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? AB3। क्लियर है ना? बना लो इसको लिखेंगे कैसे? एक तो आप डायग्राम बना के भी ऐसे लिख सकते हो, है ना? दूसरा आप ऐसा लिख लो, मैं बताते जा रहा हूँ एक क्वेश्चन में लिखना, as A atoms are present at 8 corners of the cube, as A atoms are present at the 8 corners of the cube, as A atoms are present at the 8 corners of the cube, therefore number of atoms of A, therefore number of atoms of A, therefore number of atoms of A in the unit cell, therefore number of atoms of A in the unit cell is equals to 1/8 into 8, यानी कि only one atom, 1/8 into 8, that is one atom। क्लियर है? अब यही सेम लाइन बी पे लिख सकते हो क्या आप? देखो पूरा सेम रहेगा, बस अंतर क्या आएगा? वहां पे अपन 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब लिखे, अब आप क्या लिखोगे? 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। बी कहां प्रेजेंट है? 6 faces of the cube. As B atom are present at the face centers of the 6 faces of the cube, therefore number of atoms of B in the unit cell is equals to, कितना हो जाएगा? 1/2 into 6। वहां पे अपन ऐसा लिखेंगे 1/2 into 6, जो कि हो जाएगा ठीक है। तो आपका रेशियो 1:3 का है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। therefore formula of the molecular compound will be AB3, will be AB3, will be AB3। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना, a cubic solid is made up of two elements, a cubic solid, एक और क्वेश्चन इसमें भी क्यूबिक ही है, ठीक है। a cubic solid is made up of two elements x and y, यहाँ पे a and b दिया था, अगले क्वेश्चन में आपको x और y दिया है। atoms y are present at the corners of the cube, atoms y are present at the corners of the cube, atoms y are present at the corners of the cube, and atom x at the body center, and atom x at the body center। फॉर्मूला तो तुरंत बता सकते हो, x y, वेरी गुड, बता दो। हाँ, बॉडी सेंटर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x y, क्योंकि आपका x बॉडी सेंटर में है तो x तो एक ही है, y कहां पे? कॉर्नर्स पे, और हमको पता है कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता, तो y आपका एक ही होगा। भले 8 है, 8 कॉर्नर्स पे एक है, बट सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो अल्टीमेटली y कितना होगा? एक ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x y, तो अपन तुरंत बता दिए। तो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? एंड क्वेश्चन मार्क डाल के एक और क्वेश्चन लिखना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ x एंड y? व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ x एंड y? व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ x एंड y? कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया था ना कि नियरेस्ट नेबर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना? बात की थी ना कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। आपको क्या लगता है, अगर एक कोई क्यूबिक बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर है, ये बीसीसी है क्या? ये
बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स है, बीसीसी, क्योंकि इसके कॉर्नर में एटम्स है और बॉडी के सेंटर में एक एटम है। इसके पहले वाला एफसीसी था, ये आपका बीसीसी है। तो जो सेंटर वाला एटम है वो कितने एटम से कनेक्टेड है? एक जैसे, जैसे किसी से भी नहीं हो। बॉडी से हाँ 6 से कैसे? 8 से होगा ना, 4 कॉर्नर ऊपर के, 4 कॉर्नर नीचे के। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो सेंटर वाला कितने का पार्ट है, बट वो अपने यूनिट सेल में जब बीच में है तो वो अपने आजू बाजू वाले से तो जुड़ा है ना, इससे जुड़ा है, 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 इससे, इससे और इससे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है, यही 8 मिलके तो एक क्यूब बनता है ना, है ना। अब एक एटम बीच में घुस के ऐसा आ गया, सेंटर में बैठ गया, आठों के, वो आठों को टच कर रहा है। दैट सेंटर एटम जो आपका बॉडी के सेंटर में है ना, वो आठों को टच कर रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का है ना। ऐसे ही कॉर्नर वाले तो हमें पता है वो 8 से कनेक्टेड रहते ही हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 है। क्लियर है? नीचे लिख लो, उसमें फॉर्मूला तो लिख लो डायरेक्टली, एक्स वाई, फॉर्मूला विल बी एक्स वाई, ऊपर जैसे सॉल्व किया ना वैसे ही सॉल्व होगा। फॉर्मूला विल बी एक्स वाई, एक्स का कंट्रीब्यूशन 1 into 1। अभी फिलहाल तो एक बात है, क्योंकि हमने बताया नहीं कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है, पर अगर मेंशन करता है कि कैटायन आर प्रेजेंट हियर एंड एनायंस आर प्रेजेंट हियर, तो आपको कैटायन पहले लिखना पड़ेगा, एनायन बाद में लिखना पड़ेगा, जो हमारा जनरल तरीका होता है लिखने का। पर यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैटायन ए है एनायन बी है, तो आप फिर ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, क्योंकि हम जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं वी राइट कैटायन फर्स्ट एंड एनायन लेटर। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया एक्स वाई, और नीचे लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई इज 8। ठीक है, डन। चलो अब नेक्स्ट नया टॉपिक चालू करते हैं, हेडिंग डाल लेना, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, एक डेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, स्मॉल डी भी लिख सकते हो, है ना, बट एक जनरल जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ना वो होता है उसका रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज लेंथ, फ्रॉम इट्स एज लेंथ, एज लेंथ के हेल्प से हम क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अब अपन इसका डेंसिटी निकालने के लिए मुझे उस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल का मास चाहिए। उसका मास भी तो होगा ना, उसके अंदर एटम्स है, राइट, उसके अंदर एटम्स है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, और उसका वॉल्यूम भी है, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, राइट। तो उन दोनों को डिवाइड करके हम इसके डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करना है, इसमें अपन एक डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है, इसको लिख लो। सपोज द एज लेंथ भी, एज लेंथ को अपन ए ले लेते हैं, जैसे अपन पिछले वहां लिए थे ना पैकिंग डेंसिटी में भी अपन ए मान के चल रहे थे, स्मॉल ए। सपोज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज APM, पीएम मतलब पिकोमीटर, है ना, सब पिकोमीटर में रहेगा मेजरमेंट, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है ना, उसका रेडियस 10 to the power -12 या 10 to the power -3 13 मीटर, सॉरी 15 मीटर का होता है रेंज। ठीक है, पिकोमीटर। तो क्या लिखे हैं, सपोज द एज लेंथ इज APM। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ये कैसे अपन निकालेंगे? जब तक मुझे पता नहीं होगा कि किस टाइप का वो क्यूबिक क्रिस्टल है, अपन नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता पाएंगे। यस और नो? अगर मैं बोल दिया कि हाँ बॉडी सेंटर है तो आप बोल दोगे सर 2 एटम होंगे। अगर मैं बोल दूं सर कि ये फेस सेंटर है तो आप बोल दोगे सर 4 एटम होंगे। अगर मैं बोल दूं प्रिमिटिव है तो आप बोल दोगे सर 1 एटम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें नहीं पता ना कि क्यूबिक किस टाइप का सिस्टम हो सकता है, वो प्रिमिटिव है, वो फेस सेंटर है, वो FCC है या BCC है, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं, हम देख चुके हैं। समझ रहे हो? ये एटम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एटम के मास को तो कैलकुलेट करोगे ना, अल्टीमेटली वो क्यूब बन कैसे रहा है, 8 एटम्स को जोड़ के।
समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो जो 4 एटम नीचे रखे हुए हैं और 4 एटम उसके ऊपर है, उन 8 को मिलके तो क्यूब बन रहा है, और हमें पता है कि ये 8 स्फीयर और भी जगह का क्यूब बना रहे हैं। ये 8 स्फीयर्स एक क्यूब तो बना रहे हैं, बट ये 8 स्फीयर और जगह का भी क्यूब बना रहे हैं, राइट? तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्यूब में एक ही एटम का है, अगर मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ तो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन उसको Z नाम दे देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को क्या नाम देते हैं? Z। तो क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू Z, कैपिटल Z। उसको ले लेना कैपिटल Z। क्लियर है? ओके, तो ये जो एटम है, ये तो एटम, आपका नंबर ऑफ एटम्स पता चलेगा, उसका मास कैसे निकालते हैं अपन? एटम का मास कैसे निकालोगे? मास नंबर पता होना चाहिए। मतलब आपको अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स दे दूं और बोलूं उसका मास निकालो, तो आपको मास नंबर पता होना चाहिए उसका, तब तो आप उसका मास या फिर आप उसके नंबर ऑफ एटम्स को इनटू करोगे उसके मास नंबर से, तब तो आपको टोटल मास मिलेगा ना। कि 4 एटम है, हर एक का मास नंबर 2 है, तो 4 इंटू 2 टोटल मास 8। समझ रहे? तो मास नंबर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। atomic mass of the element is equals to capital N। ठीक है, कैपिटल N, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब। हमने ऊपर ए लिया है ना, क्यूब का क्या लिया हमने? एज लेंथ क्या लिया है? ए लिया है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। लिख लो ए क्यूब। हाँ, पीएम है तो पीएम को आप एक काम करो सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 1 pm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। लिख लो कहीं पे 1 pm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। मीटर में लिखना हो तो 10 टू द पावर माइनस 12 भी लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, क्या लिखें? a इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का सेंटीमीटर का होल क्यूब। कुछ होगा वॉल्यूम, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये a क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू रख देंगे बाद में जब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो ओके, नेक्स्ट डेंसिटी का फॉर्मूला देखो। डेंसिटी क्या होती है? देखो, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, यूनिट सेल पूरा लिखना, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। डन? मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो आपको पता है, a क्यूब इनटू 10 टू द पावर माइनस 30 पुट कर देंगे डायरेक्टली। अब बस निकालना है हमें मास ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो अगले लाइन में देखो मास ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे देखना, मास ऑफ यूनिट सेल। अब इसका मास डिपेंड करा कि एटम्स कितने हैं। अगर आपने लिया बॉडी सेंटर और आपने लिया है फेस सेंटर, तो आपके सेल के पास 4 एटम है और आपके सेल के पास 2 एटम, तो मास में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मान लो आप भी सोडियम का क्रिस्टल रखे हो, आप भी सोडियम का क्रिस्टल रखे हो, बट आपका जो सोडियम का क्रिस्टल है ना वो फेस सेंटर है और आपके सोडियम का क्रिस्टल बॉडी सेंटर है। तो आपके सोडियम के क्रिस्टल में 2 एटम है और इनके सोडियम के क्रिस्टल में 4 एटम है, तो इनके क्रिस्टल का मास ज्यादा हो जाएगा और आपके क्रिस्टल का मास कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मास ऑफ द कंप्लीट यूनिट सेल डिपेंड्स अपॉन कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। एग्री? तो कितने एटम्स हैं? ऊपर लिखे ना डेल्टा नंबर के, ये z इसलिए लिखा क्योंकि 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, प्रिमिटिव, बॉडी, फेस, कुछ भी हो सकता है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और लेट्स से कि हर एटम का मास स्मॉल m है। ये ग्राम में, आप लोग जो ऊपर लिख रहे हैं कैपिटल M वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ग्राम में नहीं होता है, एटॉमिक मास किस में होता है? AMU में होता है
एटॉमिक मास किसमें होता है? AMU में होता है। आप जो बोल रहे हो तो मोलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास किसमें होता है? AMU में होता है। तो मुझे उसका अगर ग्राम में कन्वर्जन करना है, ग्राम में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास m ग्राम होता है। इस लाइन में किसी को डाउट है क्या? किसी भी एटम को उठा लो, किसी भी एटम को उठा लो, उसके इतने सारे एटम का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूं तो ये 27 हो जाएगा, अगर मैं सोडियम लेता हूं तो ये 23 हो जाएगा, अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूं तो ये 24 हो जाएगा। समझ आया? 23 से 27 कहां से आ रहा है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास, 23, 24, 27। क्लियर है? पक्का? तो मुझे तो एक एटम का मास चाहिए ना, मुझे तो एक एटम का मास चाहिए ना। तो एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? m बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर ही तो है, सब लोग बिल्कुल का सारा वापस Na। Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब इस एक एटम के मास की वैल्यू को यहां पुट कर दो। समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? शिवांश ध्यान नहीं है यहाँ पे? पक्का? तो ये जो मास अभी स्मॉल m लिखा है, ये अपन ऊपर नहीं लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना। ऊपर जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? एटम का मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। बट हमें चाहिए उसके एक एटम का मास ग्राम में, तो वैसे निकल जाएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो नीचे लिखना, मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, इतना लिखियो ना, मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, number of atoms in the unit cell, number of atoms in the unit cell into mass of each atom, into mass of each atom। क्लियर है? मास ऑफ ईच एटम। ये समझ लो, मुझे इस रूम का पूरा वॉल्यूम निकालना है, इस रूम का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं पहले इस रूम का मास निकालूंगा। और इस रूम में अभी कितने लोग बैठे हैं? 4 4 8 और मुझे मिला के 9। मान लो एक, जस्ट इमेजिन कर लो, पर सबका मास बराबर है, ठीक है। ऐसा है नहीं मेरा मास सबसे ज्यादा है, ठीक है, बट इमेजिन कर लो कि सबका मास बराबर है, ठीक है। तो कितने लोग हो गए टोटल? 9 लोग, 9 लोग, है ना। और सबका मास 80 किलो है, इमेजिन, ठीक है। तो 80 इंटू 9, समझ गया? 80 इंटू 9, ये इस पूरे रूम का मास हो जाएगा। बस वैसे ही यूनिट सेल का मास निकाल रहे हैं। यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं और हर एटम का मास कितना है, लकीली उनका मास तो बराबर होता है। तो ना, सोडियम का एक एटम का मास अलग होगा, सोडियम के दूसरे एटम का मास अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो सोडियम के एटम्स हैं तो सबका मास एक ही होगा। और वो कैसे निकालेंगे हम? ऐसे, उसका मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है ना सबको? अगर इस पॉइंट में कोई डाउट है ना तो अभी पूछ लो, कि बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है। ये 11th में भी पढ़े हैं, ये 9th में भी पढ़े हैं, मूल कंसेप्ट से पढ़ते आ रही है चीज, ठीक है। समझे? पक्का 100%? ठीक। तो क्या लिखे हो? मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, इक्वल टू करके लिखना z इनटू स्मॉल m, z इनटू स्मॉल m। अब स्मॉल m निकालेंगे अपन नीचे ये वाला करके, ठीक है। स्मॉल m लिख लो नीचे, स्मॉल m क्या होगा फिर अपन पुट कर देंगे ऊपर। स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ईच एटम, स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ईच एटम which is equal to करके डालना एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। देखो पूरा ना, बाद में फिर उसको सिंबल से लिखेंगे। एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब लिख लो उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लो, कैपिटल M अपॉन Na। कभी कभार N0 भी देते हैं ना कुछ बुक्स में, आपको Na की जगह NO भी दिखेगा, वही एवोगाड्रोस नंबर ही होगा, ठीक है। बस इसको पुट कर दो ऊपर, तो हमारा डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो डायरेक्टली। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा डेंसिटी? मास की जगह डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू, मास अभी निकाला अपन ने, z इनटू स्मॉल m की जगह
कैपिटल M अपॉन Na, ये पूरा मास हो गया, यस और नो एवरीवन, क्लियर है? दिस इज द मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम a क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा पूरा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवरीवन क्लियर है आपका? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, तो ठीक कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 to the power minus 30 gram per centimeter cube. This is the formula of density on the in the terms of edge length. ठीक है, ये तो अपना हेडिंग था ना, देखो हेडिंग क्या लिखी है ना, बाकी ना सब चीजें कांस्टेंट है, याद रखना। देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, बता रहा हूं आपको। एम, अगर आपको एलिमेंट का नाम पता है तो एम कांस्टेंट है, लेट्स से एल्यूमिनियम है तो 27 हमेशा ही रहेगा, ठीक है। Na क्या है, कांस्टेंट है, 10 टू द पावर माइनस 30 कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, नंबर है ना। ऊपर z है, अगर आपका सेल पता है कि यूनिट सेल सिंपल यूनिट है तो z की जगह 1 आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड है तो z की जगह 2 आ जाएगा, फेस सेंटर्ड है तो z की जगह 4 आ जाएगा, और एज लेंथ क्वेश्चन में दी रहेगी, ये आपका एज लेंथ है, तो डेंसिटी निकाल सकते हो, या डेंसिटी दी होगी तो एज लेंथ निकाल सकते हो। समझ में आ गया? पक्का? एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना। वंशिका एंड सानिया समझ में आ रहा है? ओके चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। सिल्वर फॉर्म्स, सिल्वर फॉर्म्स, सिल्वर बोले तो एजी, एजी ना, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, सीसीपी, सीसीपी अभी फिलहाल लिख लो सीसीपी के ब्रैकेट में, अनदर नेम ऑफ एफसीसी, अभी अपन पढ़ेंगे अरेंजमेंट, सीसीपी का एक और ब्रैकेट में नाम लिखना, अनदर नेम फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस and X-ray studies of its crystals and X-ray study of its crystal and X-ray, मैंने उसमें बताया था ना कि अपन X-ray स्टडी से पता करते हैं कि उसका एज लेंथ कितना है, उसका मतलब अरेंजमेंट कैसा है, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में है, बॉडी सेंटर में है कि फेस सेंटर में, एक्सरे स्टडी से पता चलता है, ठीक है। तो एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल्स show that the edge length of its unit cell is, the edge length of its unit cell is, the edge length of its unit cell is 408.6 picometer, 408.6 picometer। उसका calculate the density of silver, calculate the density of silver, calculate the density of silver। इसका मोलार मास देख लो ब्रैकेट में, एटॉमिक मास गिवन है 1, हाँ वो अप्रोक्सीमेटली 108 लिखते हैं, बट इसमें क्वेश्चन में ना 107.9 लेने बोला है, क्वेश्चन में 107.9 बोला है तो वही है, याद रखना इस चीज को ना, नहीं बोला होता तो 108 ले सकते थे, बट एटॉमिक मास इज 107.9।
अगर आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना तो वापस 408.6 को सेंटीमीटर में चेंज मत करना ना, इस फॉर्मूले में हमने ऑलरेडी 10⁻30 करके रखा हुआ है, ये सेंटीमीटर क्यूब के लिए, समझ रहे हो? या फिर इसको भूल जाओ, डायरेक्टली a की जगह जो भी आप उसको 10⁻10 करके पुट करो, पिकोमीटर में है ना वो, उसमें हाँ अभी डायरेक्टली फिर a की जगह 40 कितना है, हाँ वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? सानिया वंशिका बना रहे क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा z की जगह क्या ले रहे हो, 4 ना, z क्या है 4, एफसीसी है ना, एफसीसी है, मैंने इसके तो ब्रैकेट में एफसीसी लिखा देता, अब क्योंकि अभी अपन सीसीपी नहीं पढ़े क्या होता है ना, बट इट इज सिमिलर टू एफसीसी, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे, क्योंकि फेस सेंटर में कॉर्नर में 8 एटम होते हैं तो वो एक एटम हो गया, और फेस के सेंटर्स में एक एटम होते हैं तो आपका 6 × 1/2 टोटल 3 हो गया, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा है। तो 408 को ही 408.6 को ही क्यूब करना है ना, तो स्क्वायर में ही बहुत अलग है, 1/6 क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है काम में, तो हो सकता है। हम लोग तो कैसे है ये कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें कि क्या कौन सा टर्म क्या होगा, हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखना, एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट एक्सरे, और ये जो क्वेश्चन अभी पीछे लिखे थे ना ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन ही है ना, तो आंसर उसे लिख जाएगा, एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट copper crystallizes in an X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in an FCC unit cell. FCC unit cell of edge 3.608 into 10 to the power minus 8. 3.608 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। फुल स्टॉप। In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92
8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फुल स्टॉप। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में अभी तक जो अपन लिखे हैं? Z दिया है, A दिया है, रो दिया है, डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी पता है, Z पता है, A पता है, Na तो कांस्टेंट होता है, तो आपको निकालना क्या है? मोलर मास। ठीक है, तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। पता होगा तो भी मैच कर सकते, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो, है ना। उसका मास 63 होता है कॉपर का, है ना, बट ये चीज आपको कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कॉपर का मास 63 है तो अपन लिख दिए 63 डायरेक्ट, नहीं। फिर क्यों मत ये सब देने का क्या मतलब था? क्वेश्चन ऐसे नहीं जो बता दो भैया व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। जब इतना दिया मतलब आपको फॉर्मूला भी लिखना है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन भी करना है। हाँ, वो कैलकुलेशन अपन शो नहीं करते, वो जनरली रफ में होता है, तो आप डायरेक्टली 63 भी लिख सकते हो, बट फॉर्मूला आना चाहिए, गिवन थिंग्स आनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना? बट जनरली सबको कॉपर का मास नहीं पता है। ठीक है, निकाल लो, फॉर्मूला पुट कर लो। m का वैल्यू बस निकालना है, कैपिटल M, मोलर मास या एटॉमिक मास। दोनों में यूनिट का डिफरेंस होता है ना। एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है ना। पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU है, या सिंपली कभी कभार U भी लिख देते हैं, और मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल है, भले दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या जमीन आसमान का अंतर है? 27 AMU का मतलब एल्यूमिनियम का सिर्फ एक ही एटम होता है, एक मात्र एटम, ओनली वन एटम। बट 27 ग्राम पर मोल, पर मोल बोल दिया ना आपने, इसका मतलब एक मोल एटम। समझ गए? भले न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है, एटॉमिक मास, मोलर मास, बट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। एक में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं और एक में मात्र एक एटम। ये भी 9th का ही कंसेप्ट है। आगे पे डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी। क्या आइंस्टीन है? आइंस्टीन के टाइम पर बना। मैंने जो परसों शायद शेयर की थी एनसीईआरटी की दोनों फाइल्स ना, उनके पास नहीं है एनसीईआरटी, उससे रेफर कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और है सॉल्व एग्जांपल, वो आप लोग उसमें से देख लेना। एग्जांपल 1.3 पेज नंबर 20 में उस फाइल पे। आप लोग के पास तो एनसीईआरटी होगी, है ना। तो एक एग्जांपल और इसका बच गया है। 3 सॉल्व एग्जांपल दिए हैं बुक में इस फॉर्मूले के जस्ट नीचे, उसमें 2 आप लोग अभी कर लिए हो, एक आप लोग पकड़ना, ठीक है, ट्राई करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना, ठीक है। 9 to 10, हाँ मॉर्निंग 9 to 10 आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो आ सकते हो 9 बजे, अदरवाइज 10 बजे आना, अपन 10 से 11:30 तक पढ़ेंगे। अभी 63 बोला, अरे 40 तो पोटेशियम का ही कैल्शियम का ही होता है,
है ना, 40 तो कैल्शियम का ही है, और आपका कॉपर 29 वाले एलिमेंट है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। अब अगले और 10 याद कर लो ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक भी अब याद होना चाहिए 12th में। अब पहले 20 से काम नहीं चलेगा, अपन को तो पहला 20 भी याद करिए। पहले 20 याद है ना सबको? पहले 20 सीक्वेंस में विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। पूरा अपन को 30 तक एटलीस्ट पता होना चाहिए, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर। मास नहीं भी पता है तो चलो ठीक है, बट यू शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। काम आएगा, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, बट अभी आने वाले चैप्टर्स में आपको वो 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर काम आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अभी तक हम टोटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि आपका यूनिट सेल का शेप कैसा होगा, आपके पूरे क्रिस्टल लैटिस का शेप कैसा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटम्स एक्चुअली प्लेस्ड कैसे होते हैं, हाउ दे आर पैक्ड। हम बोलते हैं ना कि सॉलिड्स में एटम्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, है ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वो एटम्स कैसे एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे का पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्टली 3 डायमेंशनल में नहीं आऊंगा, पहले अपन 1D और 2D समझते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग करनी है मुझे तो मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे 2 डायमेंशनल पैकिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो देखा पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग, इसको अपन लिखेंगे नहीं 1 डायमेंशनल को, पर समझ लो 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है? वी आर गिवन ओनली 1 डायमेंशन, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। आपके पास एक ही एक्सिस है, वहीं आपको एटम्स को जमाना है। लेट्स से आपके पास एक्स एक्सिस है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एटम्स को ऐसे कर करके जमाते जाएंगे, एक एटम इधर, उसके बगल में, और तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आप नीचे नहीं जमा सकते एटम को, क्योंकि ये 1D है, लाइन है बस। आपको एक लाइन दे दी गई है, आपको उसी लाइन के अक्रॉस में एटम्स को जमाना है, तो कुछ ऐसा ही होगा पैकिंग। दिस इज द सिंपल पैकिंग ऑफ एटम्स इन 1 डायमेंशन, ओनली इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन, 2D मतलब आप एक्स और वाई दे दिया, आपको एक्सिस का 2 एक्सिस दे दिया। पहले आपको एक ही एक्सिस में काम करना था और आप एक ही एक्सिस में एटम्स को प्लेस कर रहे थे। नाउ यू कैन प्लेस द एटम्स ऑन 2 एक्सिस, एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है, तो आपने पहला लेयर ऐसे रख दिया पूरा एटम्स का, राइट। अब दूसरा लेयर रखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि आप दूसरे लेयर को पहली लेयर के जस्ट नीचे रखो, मतलब पहला लेयर और दूसरा लेयर कोइंसाइड करें। कैसे? लाइक दिस। समझ रहे ना? एक लेयर और रखता हूं ताकि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आए, कि अभी समझ में नहीं आ रहा ना कि ये कितने से कनेक्टेड है। फिर मैं बोलूंगा कि इसके नीचे एक और आएगा, तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। 2D में तो अपन बना सकते हैं ना, प्लेन और लाइन में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं पेपर पेपर में, बोर्ड में। ठीक है, तो 2D में एक लेयर और बना देता हूं। तो आप अगर ध्यान दोगे तो हर लेयर का एटम एक दूसरे के नीचे है, कोइंसाइड कर रहा है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ही लेयर दिखेगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ही लेयर दिखेगी, क्योंकि दूसरी लेयर तो उसके जस्ट पीछे है, छुप गई है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक एटम को पकड़ो, लेट्स से इसको पकड़ते हैं, ये कितने से डायरेक्टली अटैच्ड है? डायरेक्टली अटैच्ड 4 से 1 2 3 4, इसको ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है ना? सेकेंड ऑप्शन क्या है? 2D का ही, ये आपकी पहली लेयर, ठीक है। अब दूसरी लेयर मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इन दोनों के डिप्रेशन में एटम्स रखने चालू करूं, यानी कि ऐसा। समझ रहे हो? तो फिगर में मत जाना, ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपको वर्ड अलग दिख रही है, ये वर्ड अलग दिख रही है ना, एक्चुअली में ये वर्ड ही होती है।
सारे सर्कल्स एक जैसे नहीं बनेंगे ना, हाथ से बनाऊंगा तो कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मोटे कुछ पतले कुछ आड़े कुछ तिरछे बनेंगे, ठीक है। और दूसरा जो तीसरा लेयर है वो भी डिप्रेशन में ही आएगा दूसरे के, जैसे दूसरा लेयर पहले लेयर के डिप्रेशन में है, इसको डिप्रेशन बोल रहा हूं मैं ना, जो बीच में गैप आ रहा है ऐसा वाला, ठीक है। वैसे ही गैप तो यहाँ पे भी है, तो कुछ ऐसा प्लेसमेंट करूंगा मैं, ऐसा नो। अब यहाँ पे किसी एटम को पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये अच्छे से बना थोड़ा, कितने से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हेक्सागन बना रहा था, ये स्क्वायर बना रहा है, समझ रहे हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, समझ में आ रहा है। तो ये तो बात हो गई 1D और 2D की, हमें बात करनी है 3D की, ठीक है। तो 1D 2D इसलिए समझाया था कि 3D समझ में आया, थोड़ा ऐसे डायरेक्टली 3D बताऊंगा तो नहीं समझ में आया, क्योंकि 3D में ऐसा ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा ना प्रॉपर अच्छे से, क्लियर है सबको, पक्का। अब क्या होगा, अभी तक अपन सिर्फ अपने स्पीयर्स को एक लेयर ऐसा और दूसरा लेयर उसके नीचे जमा रहे थे, अब तीसरी लेयर उसके ऊपर आई, तब तो वो 3 डायमेंशनल होगा ना। अभी तक आप सिर्फ इस एक्सिस और इस एक्सिस के साथ खेल रहे थे, अब आप ऐसे ही भरोगे एटम को, तब तो वो 3D कहलाएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एवरीवन। चलो तो इसके लिखते हैं, हेडिंग क्या डाले आप लोग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, इसके अंदर एक सब हेडिंग डालना, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ऐसा लिख लो, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, HCP और SCP में, मतलब स्क्वायर वाले में और हेक्सागन वाले में कौन सा ज्यादा आपको इफेक्टिव लग रहा है, वॉइड की स्पेसेस में, एग्जैक्टली ये मैं अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि एक के नीचे एक रखना में ज्यादा जगह छूट रही है ना, यहाँ पे जो आपका मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना वो कम है, मतलब कम है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, क्या है सही बोल रहा हूँ ना, पैकिंग एफिशिएंसी तो कम बोलेंगे या गैप ज्यादा बोलो, ये जो गैपिंग अंदर छूट रही है ना ये बहुत ज्यादा छूट रही है इनके केस में, और अगर आप कोई इसका केस देखोगे तो गैपिंग आपको कम दिखेगी, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इसकी ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो अपन इसी से बनाएंगे 3D वाले को, ठीक है। चलो इसमें लिखना नीचे, for two-dimensional packing, for two-dimensional packing, for two-dimensional packing, a more efficient packing, a more efficient packing, a more efficient packing is done in hexagonal close packed structure, is done in hexagonal closed packed structure, in which in which in which the atoms are placed, the atoms are placed, the atoms are placed in the depressions of the previous rows, in which atoms are placed in the depressions of the previous rows. इसका डायग्राम बना लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसी को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं, अब इसको 3D करने वाले हैं, इसका डायग्राम बना लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नीचे,
सही बात है, बना गया है। अब आप लोग जो स्पीयर्स बनाना, सबको ए नाम दे देना, सबके ऊपर ए नाम, ए नाम के स्पीयर्स है सारे। इसमें आपको दो टाइप की वॉइड्स दिख रही होंगी, दोनों दिखने में ट्रायंगल है, पर एक में ट्रायंगल का टिप टॉप में है, एक में ट्रायंगल का टिप नीचे है। देखो देखो ना, ऊपर वाले जो वर्ड्स दिख रहे हैं सब में ट्रायंगल का टिप ऊपर है, ट्रायंगल टाइप का वर्ड दिख रहा है ना, तो इन सब के वर्ड्स के ऊपर ए लिख देना, ए नाम का वर्ड स्मॉल ए, और नीचे वालों में बी स्मॉल बी। या इसको भी ले लो, इसको ले लो, मतलब अपन दिखा रहे हैं कि दो टाइप के वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। बना दिया इसको, ये आपकी एक लेयर हुई अभी, राइट। अब इसी के ऊपर मुझे दूसरा लेयर सजाना है, इसके नीचे नहीं करूंगा, इसके नीचे करूँ तो मैं वाई एक्सिस की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये नीचे वाई एक्सिस है, राइट। तो एक्स और वाई में तो फिलिंग कर दिया अपन, वो तो 2D हो गया। अब मुझे 3D करना है, मुझे इसके ऊपर एक लेयर रखनी है, मतलब नीचे अगर आप इमेजिन करो तो नीचे आपका एक लेयर स्फीयर जम चुका है इस टाइप का, अब उस स्फीयर के ऊपर मुझे और स्फीयर्स डालने हैं, ऐसी लेयर बनानी। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, चलो नीचे लिखना इन द बेस लेयर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बेस लेयर। जो अभी आप लोगों ने कॉपी में बनाया ना, ये बेस लेयर है, नीचे रहने वाली है। इन द बेस लेयर, in the base layer, sphere are marked as small a, sphere are marked as a, sphere are marked as a, capital A, no? And the void between the spheres, and the void between the spheres, and the void between the spheres are marked as A and B alternately. A and B alternately. A and B alternately. तो भी अल्टरनेटली कैसे, हमने ए वाले को नाम दिया जिसमें ट्रायंगल का टिप ऊपर की तरफ है और बी ट्रायंगल का टिप नीचे की तरफ है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखो नीचे, both A and B voids are, both A and B voids are, both A and B voids are triangular in shape. Both A and B voids are triangular in shape. But differ, but differ, but differ in the apex. Apex बोलते हैं ट्रायंगल के टिप को, क्या बोलते हैं, apex, apex. But differ in the apex. That is, for A it is pointing upwards and for B it is pointing downwards. For A it is pointing upwards, for B it is pointing downwards.
अब अगर आप इसके ऊपर एक लेयर और रखते हो, अब इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, क्योंकि अब अपन इसमें बना नहीं सकते। अगर आप इसमें एक लेयर और रखते हो तो अपने पास दो ऑप्शन, या तो आप ए के ऊपर ही ए को रखो, जैसे अपन पीछे कर रहे थे ना वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए, कि ए के नीचे ही अपन दूसरा ए लगा रहे थे लाइक दिस। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ए के ऊपर एक और ए आ गया, तो समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक और ए, 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 बट वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट पैकिंग होगा। जैसे यहाँ पे भी अपन ने इसको इनएफिशिएंट पैकिंग बोला था ना, इसको, इस वाले को, ये इनएफिशिएंट पैकिंग था ना, कि ये इससे अलाइंड ना रहे। अब वहां पे भी यही कर रहे हैं अपन, हम इसके ऊपर ही एक और अगर रखते हैं, एक और एक, भले नीचे वाला छूट जाएगा है ना, एक इसके ऊपर आ जाएगा लेयर, बट ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट टाइप का पैकिंग है। समझ में आ रहा है ये चीज है ना? एक लाइन इसके लिए लिखना, when a second layer is vertically aligned with the first layer, तो देखो फायदा कुछ नहीं है, सेकेंड लेयर का जो वॉइड है वो पहले लेयर के वॉइड के ऊपर आने वाला है। समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे देखोगे तो आपको जमीन दिखेगी पीछे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपका समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं अगर 4 स्पीयर नीचे रख दिया हूं, अब अगर आप 5वां स्पीयर उन्हीं 5वां 6वां 7वां 8वां आप उन्हीं के ऊपर रख रहे हो, तब तो नीचे वाले के वॉइड के ऊपर आपका अभी सेकेंड लेयर का वॉइड भी आएगा ना, तो आपको गैप दिखेगा, पूरा नीचे जमीन दिखेगी। इमेजिन कर पा रहे हो ना? उस टाइप का पैकिंग हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट टाइप का पैकिंग है, उसमें वॉइड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा तो काम है कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके और इनके वॉइड्स में फिलिंग करेंगे। मतलब अगला लेयर यहां है, इसके ऊपर ना आके कहां आएगा, इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ, अगर मैंने यहां पे रखा, तो अब इस लेयर में कुछ नहीं आ पाएगा, इस वॉइड में कुछ नहीं फिल हो पाएगा ना। हमारी इस लेयर में दो टाइप के वॉइड है, एक ऐसा वॉइड है जिसका ट्रायंगल ऊपर की तरफ है अपेक्स, और एक का अपेक्स नीचे की तरफ है। आप अगर इस वॉइड को फिल करो तो आप दूसरे वॉइड को फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फिर अगला आइटम ऐसे ही आएगा, तो वो आप फिर ए टाइप की वॉइड को फिल कर पा रहे हो। समझ रहे हो? अब ये जो लेयर जमा रहा है ये सेकेंड लेयर है, टॉकिंग अबाउट 3D, राइट? तो लिखना इसमें अभी क्या लिखा आप लोग, when the second layer with the first layer, its void will come above the voids in the first layer. Its voids will come above the voids in the first layer, which is inefficient packing. Which is inefficient packing. Which is inefficient packing. ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपन वॉइड्स के लिए लिखेंगे कि ए वॉइड में भरेंगे तो क्या होगा, बी वॉइड में भरेंगे तो क्या होगा। तो अगला लाइन, when the second layer is placed such that it occupies B voids, B को पहले बढ़ते हैं, such that it occupies B voids, ये वाला तो मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ठीक है, ए में आप कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? बनाओगे डायग्राम में, अब इसको ना आप बी नाम दे देना, क्योंकि ये वाला एटम अलग तरीके से प्लेस्ड है, नीचे वाला एटम अलग तरीके से प्लेस्ड है। तो एक लेयर आपकी ए होगी, तो दूसरी लेयर को क्या नाम देंगे हम, बी। और बी लेयर कैसे बन रही है, बाय फिलिंग द बी वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के बी वॉइड्स के ऊपर हम फिलिंग कर रहे हैं। क्लियर है? डायग्राम में बना लो और लिखे क्या है, when the second layer is placed in such a way that it occupies B voids of the first layer,
वाह, ये देखो, इस डायग्राम आपको दिखेगा। पहले हमने ए लेयर भरी, ग्रीन ग्रीन स्फीयर दिख रहे हैं सबको, वो हमारी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। उसके कारण दो वर्ड जनरेट हुआ, इस फिगर में उसको बी और सी नाम दिया है। कैन यू सी? नहीं, ये सी नाम दिया है, ये बी, तो बी लेयर को नाम दिया है, बी लेयर अलग होगी। ये आपका एक वर्ड इस टाइप का हुआ, इस टाइप का एक वर्ड है ये, जिसमें ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर है, और एक वर्ड हुआ ये जिसमें ट्रायंगल का एपेक्स नीचे। सबको दिखा ये वर्ड्स? ये हमने बात की, जिसको हमने नाम ए और बी दिया है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ सेकेंड लेयर हम कहां रख रहे हैं? ये वाले वर्ड्स के बीच में, जिसको आपने नाम बी दिया है, यहां भी बी है। अब ऑरेंज स्फीयर्स देखो, दिख रहा है सबको? ग्रीन हो गया, ग्रीन हमारी फर्स्ट लेयर थी। हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग की बात करें तो मेरी सेकेंड लेयर जमाना पड़ेगा मुझे, तो सेकेंड लेयर आपकी ऐसे रख रहे हैं अपन कि वो नीचे वाले की बी वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रही है। दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, सब लोग दिख रहा है ना? सब ऐसे वाले वर्ड को ऑक्यूपाई करें जिसका ट्रायंगल का एपेक्स नीचे है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, ठीक है। अब ऐसा करने से दो और नए वर्ड्स आए हैं, ध्यान देना। क्या, कौन से? एक तो ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये वाला? ऑरेंज देखना, अभी ग्रीन भूल जाओ। ऑरेंज के तीन स्फीयर, एक ये और एक ये, इसके बीच में ए वर्ड दिख रही है आपको? ए लिखा है ना? वो एक तरह का वर्ड जनरेट हो रहा है। और दूसरा वर्ड कैसा बन रहा है बताओगे? तो समझ में आ रहा है दूसरा वर्ड क्या है? हाँ, यहाँ जो ये वाला वर्ड, ये वाला बोल रहा है, जिसके नीचे ऑलरेडी एक ट्रायंगल है और उसके नीचे एक और ट्रायंगल, ऊपर एक और ट्रायंगल है। दिख रहा है सबको? दो टाइप के वर्ड्स बन रहे हैं, फिर से देखो। एक बन रहा है ये वाला, चाइना और स्पीयर, ठीक है ना? और दूसरा कौन सा? ये वाला, ये 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 है। दो टाइप के वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी लेयर आप किसके ऊपर रखोगे? तीसरी लेयर भी तो रखनी है ना, सिर्फ दो ही लेयर का सॉलिड थोड़ी ना होगा, सॉलिड और भी होंगे, मतलब और भी लेयर्स होंगी। अब तीसरी लेयर अगर आप ए के ऊपर रखते हो, ध्यान देना, ए वाले वर्ड के ऊपर, ये वाला, दो टाइप के वर्ड्स बन रहे हैं, एक ये वाला वर्ड है और एक आपका ये सी, सी नाम जिसमें दिया हुआ है, देखो ये सी लिखा है ना।
है ना? तो आपके पास दो टाइप की वॉइड जनरेट हुई सेकेंड लेयर फिल करने के बाद। एक वॉइड आपकी ए नाम की जो ट्रायंगल दिख रहा है, और एक सी। अगर आप ए वॉइड के ऊपर ही फिलिंग करते हो तो वो नीचे वाली ग्रीन के साथ कोइंसाइड नहीं करेगी। इमेजिन करो, अगर मैं इस ए वाली वॉइड के ऊपर एक सर्कल रख दूं तो वो तो नीचे वाले के साथ कोइंसाइड कर रही है। ऐसा नो, देखो ना, Yes, sir. देखो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ एवरीवन, मतलब आपने पहली लेयर रखी ए, फिर पहली लेयर के कौन से वॉइड में भर रहे हैं अपन, बी में भरे, जिसका ट्रायंगल का अपेक्स नीचे की तरफ था, उसमें भर दिए। दो नई वॉइड जनरेट हुई। दो नई वॉइड में एक आपकी इस टाइप की है ए, और एक आपकी वॉइड के ऊपर वाली वॉइड, तो वो एक नई वॉइड होगी। अब अगर आप इस वाली वॉइड के ऊपर फिल करते हो तो दैट विल लुक लाइक बॉटम लेयर। तो इस टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। मतलब अब तीसरी लेयर ए जैसी दिख रही है तो दूसरी फिर बी जैसी दिखेगी, तो आपकी बी लेयर बनेगी। फिर उसके बाद वापस उसी वॉइड में डालोगे तो फिर आपको ए मिलेगा। तो उस टाइप की पैकिंग को अपन ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं। इस टाइप का इधर देखना है यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, अब थर्ड लेयर फर्स्ट की जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये आपका लेयर नंबर ए था, ये लेयर नंबर बी था, और जब हम बी के उस ट्रायंगल वाले वॉइड में पुट करना चालू किए तो हमें वापस ए मिल गया। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, समझ गए? अगर आप ये वाले वॉइड को ना भर के, कौन से, ए वाले वॉइड को ना भर के अगर आप बी वाले वॉइड में, सॉरी सी नाम के वॉइड में पुट करते यहाँ पे, तो एक नई लेयर बनती। अब ये नहीं कोइंसाइड कर रहा ना, कर रहा है ये वाला, ये या ये वाला या ये अपनी तीसरी अलग लेयर बना रहे हैं, तो इस लेयर को नाम दूंगा मैं सी। समझ गए? फिर जब आप सी के वॉइड्स के ऊपर फिर फिलिंग करोगे ना, तब फिर ए रिपीट होगा। तो उस टाइप की पैकिंग को हम एबीसी बोलते हैं, एबीसी। ये तो ए बी दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी ए, ये नीचे का लेयर हुआ। फिर आपने नीचे की लेयर के बी नाम के वॉइड्स के ऊपर अंदर डाला स्फीयर्स को, तो आपका ये बना। फिर इसके वॉइड्स के ऊपर कौन सा ट्रायंगल वॉइड के ऊपर आपने रखा, तो वापस आपको ए टाइप का लेयर मिल गया। समझ में आ रहा है? पैकिंग क्लियर है? अगर अपन क्या लिखे हैं इसमें बताओ। नहीं है ना, तो हम the A voids will be left unoccupied. A को आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे क्योंकि B ने जगह ले ली है, तो you cannot occupy A void. ठीक है? Now there are two types of void in the second layer. Two types of void in the second layer. Two types of void in the second layer. C and D नाम देंगे इसको, C and D. C and D. ठीक है? तो इसको आप लिखना, the voids C are ordinary voids. The voids C are ordinary voids. The voids C are ordinary voids which lie above the sphere. Which lie above the sphere. ये है वो void. पहले एक लेयर थी आपकी प्लेन स्फीयर्स की, उसके अंदर एक इसकी void दिख रही है। अब उस void के अंदर एक स्फीयर डाला मैंने, तो अब जो void बन रही होगी ना,
वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होगा। वो आपको दिख नहीं रही है वो वॉइड, बट अंदर एक वॉइड है ना, है या नहीं? ये 3 का जो वॉइड था उसके अंदर वो कंप्लीटली तो ना आ जाएगा आपका स्फीयर, उसने उस वॉइड को ऊपर से कवर किया बट अंदर एक वॉइड है, राइट? तो इस टाइप के वॉइड को अपन सी नाम दे रहे हैं और यही होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हिच इज नथिंग बट अ वॉइड ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? द वॉइड सी is the ordinary void which lie above the sphere of the first layer, whereas void D lie on the voids of the first layer. Voids of the first layer. नीचे का एक ट्रायंगुलर वॉइड था, ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड है, उल्टा है। नीचे वाले में ट्रायंगल ऊपर है और ऊपर वाले में ट्रायंगल का एपेक्स नीचे। वॉइड के ऊपर एक वॉइड आया है। हाँ हाँ, पर मतलब ऐसा नहीं कि एक वॉइड ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही है, वो उल्टा है, मतलब ऐसा टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका वो डी वॉइड था। उसमें बस बीच वाला पार्ट है। हाँ, बीच वाला पार्ट था। ये वाला जो अपन यहाँ पे जो दो लिखे हैं ना, ये इसमें आपका ये वाला था, ये सिंपल टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ये है आपका जो सी नाम का है ना, ये एक वॉइड के ऊपर वॉइड आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है सी नाम का वॉइड सबको, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इस वन, इस सबको, ये वाला चीज को देखना सब। नीचे एक ऑलरेडी वॉइड है ग्रीन वाले स्फीयर्स का, और उसके ऊपर ऑरेंज के स्फीयर्स रखे हैं, है ना? तो जो आपको वॉइड दिख रहा है ना, ये सी, यही वॉइड की बात कर रहे हैं अपन। ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो दो टाइप के वॉइड हो गए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखा आप लोग डी के लिए? whereas voids D lie on the voids of first layer and hence are combination of two voids। दो void के combination है, एक नीचे और एक ऊपर। आप लोग ये डायग्राम बना लो, कम से कम ये वाला C और D जहां दिख रहा है, ये वाला, ये C void दिखा रहा हूं, ये D void दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखे? hence are the combination of two voids, one of the first layer and second of the second layer। ठीक है, लिख लो नीचे, void C is called tetrahedral void, void C is called tetrahedral void and void D is called octahedral void। void D is called octahedral void। क्लियर है? इसको ना ऐसे समझना, अब ये 3 ट्रायंगल तो नीचे है और ऊपर हमने जो एक रखा है उसका भी टिप होगा ना, मतलब वहां से लेके नीचे ट्रायंगल ऐसा जा रहा है, एक वॉइड, समझ रहे हो? ऊपर का स्फीयर ऐसा रख गया है ऊपर, और यहां से एक ट्रायंगल टाइप का वॉइड ऊपर बना हुआ है, इसको अपन टेट्राहेड्रल बोलते हैं। समझ पा रहे हो, है ना? और ये भी समझ में आ रहा होगा ना, ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल है, तो वॉइड के ऊपर एक और वॉइड, इसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो सी वॉइड का नाम हमने टेट्राहेड्रल दिया है और डी वाले का नाम ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब अगला जो अपन थर्ड लेयर रखने वाले हैं, वो एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे और एक बार हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख के देखेंगे। समझ रहे हैं? तो आपकी दो टाइप की पैकिंग आएगी। ठीक है, तो थर्ड लेयर को अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, थर्ड लेयर अपन नेक्स्ट क्लास में पुट करते हैं, है ना? एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पुट करके देखेंगे क्या बनेगा, वही AB या ABC इस टाइप का, दो टाइप का आपको लेयर मिलेगा।
ठीक है, एक को अपन कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू। कल टेस्ट के लिए सुबह 9 बजे ना।